हाँ जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीबॉडी। वी आर लाइव ऑन यूट्यूब, वी आर लाइव ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक में मैं शुरू करने वाली हूँ लाइव। आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो अलग ही टॉपिक है, लेकिन एनक्लेक्स आरएन में ना बहुत ज़्यादा आ रहा है। जी, तो चलो भाई लाइव शुरू करते हैं आज का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब लोग बताओ कहाँ कहाँ से बैठे हो, सो दैट आई कैन सी यू ऑल। मैं देखूँ कहाँ कहाँ से आप लोग बैठे हो, कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं सब लोग। जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वी आर लाइव ऑन टिकटॉक, लाइव ऑन इंस्टाग्राम एंड लाइव ऑन यूट्यूब। जी हाँ जी, आज 2-3 अनाउंसमेंट्स हैं, बहुत ही अच्छे वाली, बहुत बढ़िया वाली अनाउंसमेंट्स हैं। नंबर 1 जो चीज़ है, सबसे पहले तो सब लोगों को वेलकम। आयरलैंड से बैठा है कोई, जलंधर से, लुधियाना से, नायग्रा फॉल्स, राजस्थान, उत्तराखंड, क्या बात है। ओके, थैंक यू सो मच अमृत। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मोगा से भी बैठे हैं, जयपुर से भी बैठे हैं, क्या बात है। हमारे राजस्थान वाले भाई कौन कौन बैठे हैं यहाँ पे। श्री गंगानगर से, पानीपत हरियाणा। आपको पता है कल मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं हरियाणा से जिन्होंने एनक्लेक्स आरएन क्रैक किया। सो हरियाणा वाले तो छा रहे हैं बहुत ज़्यादा क्लास में। ऑस्ट्रेलिया से, वाह क्या बात है। बठिंडा, नागपुर, ऑस्ट्रेलिया में तो काफ़ी रात हो गई होगी इस टाइम। आई थिंक यू मस्ट बी ऑन द नाइट ड्यूटी। दुबई से, बल्ले बल्ले है। रोपड़ से, जसप्रीत दिल्ली से, ब्रैम्पटन, ओ हमारे अपने शहर से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं। हाँ जी, खुद क्या बोलते हैं, अब बताइए ज़रा। पाकिस्तान में खुदा हाफिज तो मतलब जब हम बाय बाय करते हैं ना तो सलाम बोलते हैं ना, सलाम। और नमस्ते बोलते हैं हिंदी में, और सत श्री अकाल पंजाबी में। गुजरात में आवजो, आवजो बोलते हैं ना आई थिंक। ओके, हरियाणा, यस, हरियाणा के बच्चे बहुत ज़्यादा क्रैक कर रहे हैं एनक्लेक्स आरएन। अम्बाला से, क्या बात है। ओटावा, पाकिस्तान, हिमाचल, आई एम ब्लेस्ड। नेपाल, दैट्स कूल, क्योंकि नेपाल से बहुत स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में। ओके, हम्बर कॉलेज से भी हैं। संदीप जलंधर से, अस्सलाम वालेकुम, यस आई फॉरगॉट, सॉरी। एंड ओके, ठीक है, तरन तारन से, गुजरात, लुधियाना। ओ वाह, क्या बात है। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, कभी भी मैं लाइव जाती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ना सारी दुनिया एक जगह पे इकट्ठी हो गई है, और हम नर्सेज एक जगह पे इकट्ठी हो गई हैं सारी। पटियाला से, राजस्थान, कुरुक्षेत्र, मोहाली। आई हैड बीन इन मोहाली फॉर like few years when I was serving at GMCS 32 and PGI चंडीगढ़। ओके, हिमाचल प्रदेश से, गुजरात, BC से, फरीदकोट, पंजाब, क्या बात है। कहाँ कहाँ से सब लोग आप जानते हो, हमें ऑनलाइन पता भी नहीं होता कहाँ कहाँ से लोग हमें जानते हैं। दैट्स कूल, बहुत अच्छा लग रहा है। नवा शहर, पंजाब, संगरूर, बिहार से भी हैं। आज इलेक्शंस थे पंजाब में, और आई थिंक बिहार और उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शंस थे, तो आप सब लोग वोट डालने गए थे। सब लोगों ने आई थिंक वोट किया ही होगा। एंड या सो देखते हैं कौन जीतता है। हैमिल्टन, ओके। और आई थिंक इंडिया में बहुत गर्मी है। हमारे अभी कनाडा में मौसम ठीक है, अराउंड 25-26 डिग्री ऐसे ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, तो इट्स गुड। लेकिन जब यहाँ पे ठंड पड़ती है फिर बहुत ज़्यादा होती है। छत्तीसगढ़ से भी लोग बैठे हैं, वाओ वेलकम। मॉन्ट्रियल से भी हैं, हरियाणा, हिमाचल, वाओ। आई एम सो ब्लेस्ड, थैंक गॉड आपने इतने सारे लोगों को इस प्लेटफॉर्म में इकट्ठा किया है। तो क्योंकि आज की जो क्लास है ना, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज पता कौन सा टॉपिक है? आज जो टॉपिक है वो कम्युनिटी का टॉपिक है, वो है इन्फेक्शियस डिसीज एपिडेमियोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप ये समझते हैं कि एनक्लेक्स आरएन में ये टॉपिक नहीं आता, यू आर वेरी रॉन्ग।
There are not many teachers who have a full knowledge of this thing. But you know why I have a full knowledge of this thing? Because I'm hailing from that institution which primarily focuses on preventive care rather than treating the patient afterward he or she got the disease. तो मैं बात कर रही हूँ प्रिवेंटिव सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन की, एंड यस इसको आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी बोलते हो, तो उसका टॉपिक होगा आज। और आज ना आपको ये टॉपिक पढ़ के ऐसे लगेगा कि यार कम्युनिटी भी इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ट्रस्ट में मुझे ना जब से मैं एनक्लेक्स की तैयारी करा रही हूँ मुझे मौका नहीं मिला है, आई डेंट गेट द चांस टू टीच कम्युनिटी। मुझे तो इस चीज़ का इतना मलाल है ना, अगर मुझे दोबारा से चांस मिले ना तो मैं कम्युनिटी टीच करूँ। और मेरी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे कम्युनिटी की, यू गो देयर, यू लिसन टू दोज वीडियोस, यू विल इंजॉय देम। मतलब मेरा ये होता है कि माई स्टूडेंट शुड इंजॉय वॉट एवर आई एम टीचिंग। आज जो मैं टॉपिक टीच करूंगी ना, ये बहुत ज़्यादा टीचर्स हाथ नहीं डालते हैं उस टॉपिक को, क्योंकि उसको टीच करना इट्स नॉट ईजी, बहुत मुश्किल होता है उस कॉन्सेप्ट को बच्चों के दिमाग में लेके जाना। ओके और थैंक यू सो मच एरिका, थैंक यू सो मच। आपने मुझे मेरे नए हाउस के लिए, मेरे नए घर के लिए मुझे बधाई दी, थैंक यू सो मच जी। तो आई हैव डन मास्टर्स इन ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक्स में है, बट सबसे ज़्यादा फेवरेट जो मेरा सब्जेक्ट है दैट इज़ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरा। ओके एक सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारी ऑफिस की ग्रैंड ओपनिंग हो रही है, हमारे इंस्टीट्यूट की ग्रैंड ओपनिंग हो रही है 15th ऑफ जून को। ओके 15th ऑफ जून को है सैटरडे, सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। वी वेलकम ऑल द नर्सेज। मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ बिलीव करती हूँ कि आप सब लोग आएंगे हमें सपोर्ट करने। ओके आप सब लोग आएंगे, हम आपका वेलकम बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। वी हैव अरेंज्ड food, we have arranged music, we have arranged fun for all the nurses. Nurses shouldn't be working all the time, they should enjoy as well. आइए ओके एंड मिलिए हमसे 15th ऑफ जून को। आपका कोई भी कंसर्न्स है जस्ट कम एंड टॉक टू अस, और स्टाफ विल ऑल्सो बी देयर एंड फॉर फ्री कंसल्टेशन एज वेल। कम ऑन 15th ऑफ जून एंड आइए मिलिए। और हमारा एड्रेस है 50 सनी मेडो बुलेवार्ड ब्रैम्पटन। एक तो ये अनाउंसमेंट आज मैंने करनी थी, 15 जून सैटरडे का दिन सुबह 11 बजे। जितने लोग आप ब्रैम्पटन में हैं प्लीज प्लीज कम एंड विजिट अस। ओके एंड आप आइए मिलिए, वी विल बी वेरी हैप्पी। नर्सेज शुड सपोर्ट नर्सेज। ओके थैंक यू सो मच संदीप, थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ी बात आपने बोल दी। और मेरा एक स्टूडेंट है लवदीप सिंह, अगर लवदीप ये लाइव में बैठा हुआ है, लवदीप सिंह मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन क्रैकिंग सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम। आपने पहले एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया, फिर आपने ऑस्की क्रैक किया, और आपने ऑल इंडिया लेवल पे केवल 2 सीट्स थी, उनमें आपने सीट सिक्योर की। ऑल्दो यू वर प्रिपेयरिंग फॉर एनक्लेक्स आरएन, आई एम सो डैम प्राउड ऑफ यू। बीइंग अ टीचर आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एंड आई नो मेरे बाकी के स्टूडेंट्स भी ऐसे सारे टेस्ट क्रैक करेंगे, बिकॉज दीज क्लासेस आर नॉट ओनली फॉर एनक्लेक्स आरएन, दे टीच यू नर्सिंग। ओके तो एक नंबर 1 हमारी ओपनिंग है 15th ऑफ जून को, 11 AM ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगी। सो एवरीबडी शुड कम ज्वाइन एंड सपोर्ट नवकिरण नर्सिंग क्लासेस। प्लीज प्लीज प्लीज, हमें पता है आप सब लोग सपोर्ट करोगे, क्योंकि नर्सेस ये मौके होते हैं। देखो नॉर्मल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं, उसमें नर्सेज होती हैं, नर्सेज सी ईच अदर, लेकिन ये एक ऐसा मौका होगा जिसमें और भी लोग होंगे, जिसमें जनरल पब्लिक भी होगी। एंड लेट अस शो पीपल दैट यस वी आर यूनाइटेड, वी आर टुगेदर, एंड नर्सेज ऑलवेज सपोर्ट नर्सेज। Please come here and support us on 15th of June 2024 on Saturday from 11 AM onwards. एड्रेस और सब कुछ हमारी टीम यहाँ पे पिन कर देगी कमेंट को, तो यू कैन सी दैट। ओके एवरीबडी इज वेलकम, प्लीज कम विद योर फैमिलीज एंड विजिट अस। ओके एंड ओके अभी आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना वो है इन्फेक्शियस डिसीज एपिडेमियोलॉजी। तो सब लोग अब पार्टिसिपेट करेंगे, आ जाओ सब लोग। सबसे पहले मुझे ये चीज़ बताइए कि इन्फेक्शन क्या होता है। मेरे बच्चों को तो आंसर आता होगा, वो बता देंगे। पहले बच्चों दूसरे बच्चों को ज़रा चांस दो। इन्फेक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ इन्फेक्शन? हम सब लोग
पढ़ते हैं हमेशा, है ना। 50 सनी मेडो बुलेवार्ड, 50 सनी मेडो बुलेवार्ड, इट इज नियर द सिविक हॉस्पिटल। सब लोग मुझे बताइए कि इन्फेक्शन क्या होता है, व्हाट इज एन इन्फेक्शन। हम नर्सेज हैं, कम ऑन टेल मी व्हाट इज इन्फेक्शन। इस वर्ड को थोड़ा तोड़ देना, इन्फेक्शन, जल्दी जल्दी टाइप करो सो दैट वी कैन कंटिन्यू। इन्फेक्शन क्या है? डिस्टर्बेंस इन बॉडीज नॉर्मल एक्टिविटी, इन्वेजन बाय फॉरेन बॉडी। ओके, ये ना इंटरेस्टिंग है, जब आप डेफिनेशंस लिखते हो देन आई कैन करेक्ट देम। इन्फ्लेमेशन अकर्ड इन्फेक्शन आफ्टर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन या सम सेंस, any bacteria when enter into the body or body get infected. Okay, infection mean that spread, entry of pathogenic microorganism, proliferation and multiplication of, correct, कितना perfect है। Actually infecta, in का मतलब inside the body, facta means pathogen। अब ये है कि जो इन्फेक्शन होती है ना, इन्फेक्शन का मतलब होता है when the disease causing microorganism enters in your body, that is called as infection। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ कि कॉन्टैमिनेशन क्या होता है। यू ऑलवेज से माई हैंड्स आर कॉन्टैमिनेटेड, व्हाट इज कॉन्टैमिनेशन? आई हैव गिवन यू द बिगेस्ट हिंट। देखो, इन्फेक्शन का मतलब हो गया एंट्री एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन योर ब्लड पर्टिकुलरली, दैट इज इन्फेक्शन। व्हाट इज कॉन्टैमिनेशन? कॉन्टैमिनेशन, आई एम वेटिंग फॉर दैट। इन्फेक्शन मीन्स एंट्रेंस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या व्हाट इज कंटेमिनेशन? आई थिंक कमेंट्स थोड़े लेट हो जाते हैं ना। प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस वेयर, प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस वेयर, जस्ट आउटसाइड द बॉडी, एब्सोल्युटली करेक्ट। कंटेमिनेशन का मतलब होता है व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव नॉट इन्वेडेड ब्लड, दे आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ योर बॉडी, दैट इज कंटेमिनेशन। ओके, सो बेसिकली सबसे पहले बात करेंगे इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मीन्स एंट्री एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम लोग पैथोजन बोलते हैं, इनसाइड द ब्लड इज इन्फेक्शन। एंड कंटैमिनेशन इज ग्रोथ ऑफ दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओवर द सर्फेस ऑफ बॉडी। यू नेवर से माई हैंड्स आर इन्फेक्टेड, you say my hands are contaminated, number 1. Number 2, even the things could be contaminated. अगर मैं बोलूंगी ना कि ये जो thing है this is, मैं ये नहीं बोलूंगी this is infected. Even if you are working into clinicals, you will be made fun of. Don't say कि ये चीज infected है, this is contaminated. Okay, तो ये जो पेन है this is contaminated, ये जो लैपटॉप है this is contaminated, this is not infected. इन्फेक्शन सिर्फ आप तभी बोलेंगे जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके ब्लड में एंटर करते हैं, वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, आपके बॉडी सिस्टम को डिटीरियोरेट करते हैं। अब कोई स्टूडेंट मुझे यहाँ पे बताएगा कि इन्फेक्शन और डिसीज में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिसीज? क्या डिफरेंस है, बोलिए। जी 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 प्लीज टाइप करिए, इन्फेक्शन और डिसीज में क्या डिफरेंस होता है। कम ऑन नर्सेस, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, कम ऑन टेल मी। यस, दिस विल बी सेव्ड, ये अपलोड कर दूंगी मैं, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको। डिसीज में सिम्टम साइन प्रेजेंट होते, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओ माय गॉड, यू आर सो इंटेलिजेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस रमनदीप, यू नो द राइट आंसर। एक्चुअली क्या होता है कि जो इन्फेक्शन होती है, इन्फेक्शन में एक दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एंटर कर गया ना आपकी बॉडी में, यू आर इन्फेक्टेड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी एक क्लासरूम में जाती हूँ, वहां पे एक स्टूडेंट को चिकन पॉक्स हो रहा है। अब चिकन पॉक्स की जो प्रोड्रोमल स्टेज होती है ना, प्री रैशेज वाली जो स्टेज होती है, उसमें भी इंसान ऑर्गेनिजम्स को स्प्रेड करता है। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि उसकी बॉडी पे रैश हो गया उसके बाद वो करेगा, एक्चुअली रैश वाली स्टेज से पहले भी वो स्प्रेड कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब मैंने वो ड्रॉपलेट जो है वो एक्सचेंज कर लिए, नाउ बॉडी इज इन्फेक्टेड, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी में एंटर कर चुके हैं। पर आपको हमेशा से पता है ना एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, डिसीज स्टार्ट होती है, मतलब इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट होती है। इफ दिस इज इन्फेक्शन तो इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद इन्फेक्शन कन्वर्ट होती है इनटू द डिसीज, ठीक है। और इन दोनों के बीच में इन्फेक्शन से लेके डिसीज तक का जो गैप होता है, इसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। बेसिकली जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, दे विल स्टार्ट डिवाइडिंग, है ना, क्योंकि दो बैक्टीरिया तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, दो वायरस मेरा कुछ नहीं कर सकते। इनको बिलियंस और ट्रिलियंस में होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डैमेज माई बॉडी सिस्टम, बिकॉज टेक्निकली दे आर वेरी स्मॉल।
ओके तो बेसिकली क्या है कि इस इंक्यूबेशन पीरियड में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत फास्ट डिवाइड होते हैं, और जब इनकी टॉक्सिक या लीथल डोज बन जाती है, मतलब इनकी टॉक्सिक या लीथल डोज जब बन जाएगी, उसके बाद ये मेरे बॉडी सिस्टम को डैमेज करना शुरू करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज डिसीज। तो टेक्निकली अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो डिसीज होती है, दैट इज व्हेन साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिसीज, मतलब साइन एंड सिम्टम्स आर प्रेजेंट एंड दे विल बी प्रेजेंट ओनली व्हेन एनी सिस्टम ऑफ योर बॉडी इज बीइंग डैमेज्ड बाय दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इन्फेक्शन और डिसीज में ये फर्क होता है। इन्फेक्शन में साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते, जबकि डिसीज में साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। और इन्फेक्शन और डिसीज के बीच में जो पीरियड होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। और जी हाँ, ये वही पीरियड होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने डिवाइड होके अपनी लीथल डोज बनानी होती है टू अटैक योर बॉडी सिस्टम। कभी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में सुने हो? ट्यूबरक्लोसिस तो पढ़ा होगा आप सब लोगों ने। ट्यूबरक्लोसिस में इन्फेक्शन देखने का सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है, बताइए? इन्फेक्शन देखने का सबसे बढ़िया मेथड, एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है? दैट इंडिविजुअल इज इन्फेक्टेड विद ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा होता है? टाइप करिए। और फिर मेरे को ये बताएंगे आपके टीबी डिसीज को डायग्नोज करने का सबसे एक्यूरेट टेस्ट कौन सा होता है? जी 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 जी, फटाफट फटाफट। मॉन्टेक्स टेस्ट, जीवन कौर, एब्सोल्युटली करेक्ट। नॉट स्पूटम। यहीं पे फौजान मैं आपको करेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक गॉड आपने स्पूटम लिखा। टीबी की इन्फेक्शन अलग चीज होती है, टीबी की डिसीज अलग चीज होती है। टीबी से इन्फेक्टेड आप पहले दिन ही हो जाते हो। जिस दिन आप एक ट्यूबरक्लोसिस वाले इंसान को मिले, उसने अपने कंटेमिनेटेड, मतलब जो भी इन्फेक्टेड चीजें हैं वो आपको दे दी, ठीक है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन चला गया, साइन एंड सिम्टम नहीं है अभी आपको। साइन एंड सिम्टम तब आएंगे जब आपके लंग्स डैमेज कर दिया ये टीबी का ऑर्गेनिज्म। तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनने शुरू हो गए ना, जैसे ही एंटीजन गया। और उस टाइम पे जो आप टेस्ट करते हो वो मॉन्टेक्स टेस्ट होता है, जो कि ये बताता है कि आप इन्फेक्टेड हो। वंस यू विल बी हैविंग टीबी डिसीज एक्चुअली, उस टाइम पे आपकी बॉडी स्पूटम प्रोड्यूस करना शुरू करेगी, क्योंकि ये बैक्टीरिया आपके लंग्स को डैमेज करेगा। योर लंग्स विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पूटम। नाउ दैट इज द पॉइंट व्हेन यू से के डिसीज हो चुकी है। अब इस डिसीज को डायग्नोज करने के लिए स्पूटम एग्जामिनेशन इज द बेस्ट टेस्ट। ओके, तो डिसीज ऑफ टीबी इज डायग्नोस्ड एक्यूरेटली, यानी कि जो भी बेस्ट टेस्ट आज तक हमारे पास अवेलेबल है दैट इज स्पूटम एग्जामिनेशन, जिसमें हम लोग स्मीयर बनाते हैं एंड देन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंडर माइक्रोस्कोप। ओके, सो दैट इज द बेस्ट टेस्ट टू डायग्नोज द डिसीज। और इन्फेक्शन को डायग्नोज करने के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट मेरा काम हो गया। आई हैव टोल्ड यू इन्फेक्शन और डिसीज के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो 3 चीजें पढ़ ली हमने। इन्फेक्शन क्या होता है, कंटैमिनेशन क्या होता है, और डिसीज क्या होता है, ठीक है। ओके, अब जो नेक्स्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे ये बताइए इन्फेस्टेशन क्या होता है। इन्फेक्शन पढ़ लिया, कंटैमिनेशन पढ़ लिया, इन्फेस्टेशन क्या होता है? व्हाट इज इन्फेस्टेशन? बोलिए, इन्फेस्टेशन बोलो जल्दी। इन्फेस्टेशन सुना है कभी? इन्फेस्टेशन कहां कहां सुना है? एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द बॉडी। यहां पे तुम गलत हो, ऑन द बॉडी ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक नहीं है। बोलिए बोलिए, आपने इन्फेस्टेशन सुना है? लाइस ऑन द हेड, एब्सोल्युटली करेक्ट। आप लाइस इन्फेस्टेशन सुनते हो, ठीक है। और आप और क्या सुनते हो? लाइस इन्फेस्टेशन तो सुनते हो, हेलमिंथ इन्फेस्टेशन सुनते हो। एक्चुअली ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं बच्चों, दीज आर मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स वो होते हैं जिनकी टांगे होती हैं, ठीक है, वो हो सकते हैं आर्थ्रोपोड्स, या बड़े होते हैं जो साइज में, बेसिकली कीड़े मकोड़े। जब ये आपकी बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट है, आपके हेड में लाइस है या इंटेस्टाइन में कीड़े पड़ गए हैं, हेलमिंथ इन्फेस्टेशन है, दैट इज कॉल्ड एज इन्फेस्टेशन। That's not present in the blood, that's present in your gut or on your head or on your skin. So that is called as infestation.
Okay, so basically infection is entry and multiplication of pathogen inside the blood. They are microorganisms. Contamination is presence of those microorganisms or pathogens over the body surface, whereas infestation is the presence of macroorganisms, aka arthropods, on the surface of your body or in your gut. That is called as infestation. And what is disease? Infection will be converted into disease, and the period between infection and disease is called as incubation period, when infected organism or the pathogen will be dividing very fast in order to damage your body systems. Okay, yeah. And next जो चीज हम लोग पढ़ा रहे हैं आज आपको, that is एपिडेमियोलॉजी में थोड़ा सा आते हैं। अब देखते हैं आपके कम्युनिटी के टीचर ने आपको कितनी मेहनत से पढ़ाया और आपने कितनी मेहनत करी, क्योंकि टीचर पढ़ाता है, ये स्टूडेंट पे भी होता है भाई, रिपीट करना है कि नहीं। ओके, सो मैं टीम को प्लीज सजेस्ट करूंगी, टीम इफ यू आर वॉचिंग माई लाइव प्लीज टिकटॉक पे नंबर छोड़ दो यार, और यहाँ पे भी छोड़ो नंबर अपना, इसमें इंस्टाग्राम में और यूट्यूब पे प्लीज मुझे पढ़ाने दो आप, प्लीज कमेंट्स देखो एंड या प्लीज। तो बेसिकली क्या होता है कि अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एपिडेमियोलॉजी से एक्चुअली। और अगर आप ये सोचते हैं कि एनक्लेक्स में एपिडेमियोलॉजी क्या मैडम क्या पढ़ा रहे हैं, यू आर वेरी रॉन्ग। एपिडेमियोलॉजी आ रहा है एनक्लेक्स आरएन में। ओके जी, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि एपिडेमिक क्या होता है प्लीज। व्हाट इज एपिडेमिक? एपिडेमिक बोलिए, epidemic. Yeah, please leave the number. You are not on TikTok? It's okay. It's okay. You can please you can leave the number. अरे भाई ऐसे वैसे नत्थू खैरे तो आते ही हैं लाइव में, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट्स लीव करें। हाँ जी, ये नर्सिस के लिए लाइव है भाई, तो नर्सिंग वाले क्वेश्चन पूछना। एपिडेमियोलॉजी, spread of disease in the given population, outbreak of disease in the particular area. Interesting, मुझे ऐसे ही आंसर चाहिए थे so that I can correct you. सच सच बताना कितने लोगों को आज तक क्लैरिटी है दिमाग में कि एपिडेमिक एंडेमिक क्या होता है? सच सच बताना कितने लोगों को ये क्लैरिटी है और कितने लोगों को आज तक जिंदगी में कंफ्यूजन ही रहा है? बोलिए बोलिए, कितने लोगों को क्लैरिटी है? When disease spread to small population, infectious disease to the large number of people within the short period, typically affecting a specific region. ये बार बार आ रहा है ना, स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक कम्युनिटी। तो फिर एंडेमिक की डेफिनेशन क्या होती है? उसमें भी तो स्पेसिफिक कम्युनिटी होती है। नो क्लैरिटी, कंफ्यूजन। आज एक प्रॉमिस करती हूँ, इस क्लास के बाद आपको एपिडेमिक एंडेमिक कभी नहीं भूलेगा। ध्यान से सुनना, अब अपना दिमाग कान खोल के। ओके, एपिडेमिक क्या होता है? अब एक एग्जांपल शुरू करते हैं। लेट अस सपोज एक सिटी है, सिटी लगा लो चंडीगढ़ है, ठीक है। इंडिया वालों को भी चंडीगढ़ का पता होगा और कनाडा वालों को भी, मैं इसलिए ये एग्जांपल ले रही हूँ। लेट अस सपोज एक सिटी है चंडीगढ़, ठीक है। अब 2023 में चंडीगढ़ में मलेरिया के कितने केसेस हुए थे? ठीक है, हमारे पास एक रिकॉर्ड होता है कम्युनिटी में पूरा कि भाई साहब पिछले साल चंडीगढ़ में मलेरिया के इतने केसेस हुए थे। अब लेट अस सपोज के पिछले साल चंडीगढ़ में 100 केसेस हुए थे मलेरिया के, 100 ले लेते हैं हम लोग, पिछला साल बोले तो 2023, ठीक है। 2023 के पूरे एंड तक 100 केसेस हुए थे। अब इस साल 2024 में उन 100 केसेस हम एक्सपेक्ट करते हैं। 2024 में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि पिछले साल अगर 100 केसेस हुए थे यार मलेरिया के, तो इस साल भी 100 केसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि एकदम से चंडीगढ़ में मलेरिया के 150 केसेस आ गए, ठीक है। पिछले साल 100 हुए, इस साल 50 केसेस और आ गए, 150 केसेस आ गए। तो मैं बोलूंगी कि पिछले साल के कंपैरेटिवली इस साल अगर 50 केसेस ज्यादा हैं तो इस चीज को मैं बोलूंगी एपिडेमिक, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि पिछले साल जितने केसेस हैं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, इस साल अगर एक भी केस ज्यादा होता है
उस चीज को हम एपिडेमिक के अंडर लेते हैं। बात समझ आ गई? ठीक है, सबसे पहले फिर से रिपीट कर देती हूँ। एपिडेमिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया ले लो, एक पर्टिकुलर सिटी ले लो, उसमें पिछले साल एक पर्टिकुलर डिसीज के कितने केसेस थे, उसके कंपैरेटिवली इस साल कितने केसेस हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं एपिडेमिक। लेस देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, करेक्ट रमनदीप, दैट इज मोर देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज एपिडेमिक, लेस देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और इक्वल टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज एंडेमिक। जो पिछले साल के केसेस हुए ना, दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, मतलब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 2024 में भी इतने ही केसेस होंगे। कोविड-19 सुने हो, पता ही होगा सब लोगों को, 2019 के लास्ट में कोविड आया था और कोई बहुत कम केसेस आए थे 2019 के लास्ट में, स्टार्टिंग में, और ये डिसीज फर्स्ट टाइम आ रही थी हमारी कम्युनिटी में। अगर किसी डिसीज के प्रीवियस ईयर में कोई भी केस नहीं आए होते, उस डिसीज का एक केस भी एपिडेमिक हो सकता है, क्योंकि आपकी पूरी पॉपुलेशन को उस डिसीज के अगेंस्ट कोई इम्यूनिटी ही नहीं है। बात समझ आ गई? अगर आज की डेट में कनाडा में टीबी का एक भी केस आता है ना किसी एरिया में, उसको ये एपिडेमिक की तरह लेते हैं भाई साहब, क्योंकि यहां पे बीसीजी की वैक्सीन होती नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं यहाँ पे। ओके, तो एपिडेमिक जो होता है, इसका मतलब होता है पिछले साल जितने केस हुए उससे एक भी केस ज्यादा हुआ तो एपिडेमिक होगा, पिछले साल जितने केस हुए उतने ही होते हैं या उससे कम होते हैं तो उसको एंडेमिक बोलते हैं। अब बात समझ आई? यस और नो? यस और नो बोलिए, यस और नो लिख दीजिए प्लीज, तो मैं आगे बढ़ूं। आगे मेरे पास और भी बड़े कॉन्सेप्ट आज टीच करवाने के लिए। आई थिंक एपिडेमिक एंडेमिक तो आपको समझ आ गया होगा। जो पिछले साल में कितने केसेस आए हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा एक भी केस आ रहा है तो दैट इज एपिडेमिक, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से एक भी कम केस आ रहा है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जितना ही केस आ रहा है तो उसको एंडेमिक बोलते हैं। ओके, अब तुम लोगों ने एक और टर्म सुनी होगी बेटा, दैट इज स्पोरेडिक। अब बताओ स्पोरेडिक क्या होता है? What is sporadic? Sporadic क्या होता है, पता है किसी को? प्लीज टाइप इफ यू नो। एपिडेमिक एंडेमिक तो मैम समझ आया, स्पोरेडिक भी बता दो। स्पोरेडिक, व्हाट इज स्पोरेडिक? Any disease occur in the irregular, separated time, separated by time, yes रमनदीप, and separated by the distance as well। अब देखिए क्या होता है कि लेट अस सपोज एक मलेरिया का केस चंडीगढ़ में हो रहा है और दूसरा मलेरिया का केस दिल्ली में हो रहा है, कोई दोनों में रिलेशनशिप नहीं है। प्लस एक जो केस है वो जनवरी में हो रहा है चंडीगढ़ में, और दूसरा केस जो दिल्ली में हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, अगस्त में हो रहा है ना। लेट अस सपोज, मतलब हम सपोज कर लेते हैं, ओकेजनली जब कोई डिसीज होती है और दो केसेस के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता और छिटपुट कहीं कहीं आउटब्रेक डिसीज का जो है वो होता रहता है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं स्पोरेडिक। बात समझ आ गई? ठीक है, तो स्पोरेडिक का मतलब ये होता है। ठीक है, तो एपिडेमिक, एंडेमिक, स्पोरेडिक, और उससे पहले इन्फेक्शन, डिसीज, कंटामिनेशन एंड इन्फेस्टेशन, और उसके बाद एपिडेमिक, एंडेमिक, स्पोरेडिक। भाई आप तो बहुत इंटेलिजेंट बन गए, है ना। तो बेसिकली अब जो नेक्स्ट टर्म बताएंगे आप, वो मुझे बताएंगे कि पैंडेमिक क्या होता है। व्हाट इज पैंडेमिक? व्हाट इज पैंडेमिक बच्चों? देखिए यूट्यूब पे कितने लोग बैठे हैं। अच्छा ठीक है, कम ही ज्वाइन कर रहे हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे मजा नहीं आता शायद, ज्यादा इंस्टाग्राम पे बैठे हैं। हाँ जी बोलिए बोलिए, पैंडेमिक क्या होता है? या पैंडेमिक में आप एरिया की बात करेंगे, ठीक है। पैंडेमिक में प्राइमरली एरिया की बात होती है जो कि पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को अफेक्ट करे, कोई ऐसी डिसीज है ना। एंड यू नो जैसे कि कोई डिसीज पूरी की पूरी कंट्री को अफेक्ट करे, पूरी के पूरे ग्लोब को अफेक्ट करे, है ना, तो वो क्या होती है? पैंडेमिक होती है। ठीक है, तो दैट इज पैंडेमिक। एंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोरेडिक एंड पैंडेमिक, ग्लोबली और वर्ल्ड वाइड। वेरी गुड। अब मुझे आप एक चीज बताओगे कि पैथोजेनिसिटी और वायरुलेंस में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द पैथोजेनिसिटी ऑफ डिसीज एंड वायरुलेंस ऑफ द डिसीज? बोलिए।
मुझे ना बहुत अच्छा लगता अगर ये सेशन जूम पे हो जाता है ना, एक वेबिनार कर लेते हैं इस चीज़ के ऊपर, मैं यही सोच रही हूँ, ताकि आप लोग सामने से बोल के बता सकें। हाँ जी, व्हाट इज पैथोजेनिसिटी एंड वायरुलेंस, व्हाट इज द डिफरेंस? पैथोजेनिसिटी एंड वायरुलेंस में क्या होता है डिफरेंस? या कोविड पैंडेमिक है भाई, कोविड पैंडेमिक ही है। पैथोजेनिसिटी बैक्टीरियल डिसीज फॉर पैथोजेंस, जैस्मिन। देन व्हाट इज वायरुलेंस? Pathogenicity is ability to cause a disease. Virulence is how infectious the disease, like its severity. Oh my God, yes, you are absolutely correct. पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है नेचर है उस ऑर्गेनिज्म की, उसने डिसीज करना है तो वो पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी का मतलब है द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू कॉज अ डिसीज, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है वो डिसीज कॉज कर सकता है कि नहीं, दैट इज पैथोजेनिसिटी। वायरुलेंस का मतलब होता है कितना खतरनाक है, मतलब हाउ मच, लाइक कितनी डिग्री, द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी इज कॉल्ड एज वायरुलेंस, है ना। पैथोजेनिसिटी, एबिलिटी टू कॉज द डिसीज, एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी इज अ वायरुलेंस। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे पास ना पोलियो वायरस होता है, पोलियो वायरस की 3 टाइप्स होती हैं, पोलियो वायरस 1, पोलियो वायरस 2 एंड पोलियो वायरस 3। अब ये जो 1, 2, 3 होता है, इसमें जो 3 वाला होता है वो सबसे ज्यादा वायरुलेंट होता है ना। पैथोजन तीनों होते हैं, लेकिन वायरुलेंस जो होती है वो 3rd की सबसे ज्यादा होती है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज वायरुलेंस एंड पैथोजेनिसिटी। ओके, अब मुझे ये बताओ कि सोर्स ऑफ अ डिसीज और रिजर्वॉयर ऑफ डिसीज में क्या फर्क होता है? सोर्स एंड रिजर्वॉयर ऑफ अ डिसीज, बोलिए। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द डिसीज एंड व्हाट इज द रिजर्वॉयर ऑफ डिसीज? मुझे विद एग्जांपल बता देना, मैं समझ जाऊंगी आपको आता है। सोर्स ऑफ द डिसीज और वायरुलेंस। अच्छा, आप सब लोगों को समझ तो आ रहा है ना, मजा तो आ रहा है ना क्लास में? थोड़ा ऐसा है ना कि जो एक्टिव होता है ना मेरी क्लास में, जैसे बच्चे आगे से बोल के बताते हैं, उस चीज का मजा कुछ और ही है। हमारी क्लास में तो बहुत ऐसे हम तो खो ही जाते हैं पढ़ाई में। हाँ जी, reservoir is like man is an example, correct? Source of disease is an agent, okay, ठीक है। reservoir is a place where organisms stay or grow, source means transfer, yeah, correct, absolutely correct। actually क्या होता है कि रिजर्वॉयर का मतलब होता है एक ऐसी प्लेस जहां पे ऑर्गेनिज्म रहता है, खाता है, डिवाइड होता है, मतलब एक तरह से उसने अपना घर बनाया हुआ है और वहां से स्प्रेड भी होते रहता है, ठीक है। तो दैट इज रिजर्वॉयर। सोर्स का मतलब होता है इमीडिएट सोर्स, जिसको टच करने से, जिसको इनगल्फ करने से मेरे को डिसीज मिले, ठीक है। अब एक सिंपल सा बहुत बढ़िया वाला एग्जांपल देती हूँ जिसमें आपको रिजर्वॉयर ऑफ डिसीज और सोर्स ऑफ डिसीज क्लियर हो जाएगा। जैसे कि टाइफॉइड है। अब जो टाइफॉइड का ऑर्गेनिज्म है ना, उसका जो रिजर्वॉयर है वो है ह्यूमन इंटेस्टाइन, ठीक है। ह्यूमन के इंटेस्टाइन में ये रहता भी है, खाता भी है, ग्रो भी करता है, ठीक है। तो इसमें जो ह्यूमन इंटेस्टाइन है दैट इज द रिजर्वॉयर, ओके। अब सोर्स ऑफ डिसीज क्या होगा? जो स्टूल पास कर रहा है इंसान। अब ये जो स्टूल है ये अगर खाने में मिक्स हो जाता है, किसी तरह से भी वाटर में एक्सेस ले लेता है, दैट वाटर इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय पॉपुलेशंस। तो जो इस कंटेमिनेटेड चीज को कंज्यूम करेगा वो इंसान को ये क्या इसको बोलते हैं, टाइफाइड होता जाएगा। तो टाइफाइड के केस में जो सोर्स होता है वो होता है स्टूल, और जो रिजर्वॉयर होगा दैट इज इंटेस्टाइन। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। एक एग्जांपल देना यार जिसमें सोर्स और रिजर्वॉयर सेम होता है, बोलिए। कॉलरा एंड कंटेमिनेटेड वाटर, या मुझे बताइए जरा कोई ऐसी डिसीज जिसमें सोर्स और रिजर्वॉयर सेम होता है, बताइए। कि सोर्स भी वही होता है इन्फेक्शन का और रिजर्वॉयर वही होता है ना, बताइए, बोलिए। टेटनस, एब्सोल्युटली करेक्ट। जो टेटनस है उसमें सोर्स भी सॉइल है, रिजर्वॉयर भी टेटनस का सॉइल होता है। आपने कभी देखा होगा जब भी कोई चोट लगती है या हमारी स्किन इंटीग्रिटी डिस्टर्ब होती है तो सबसे पहले टेटनस का इंजेक्शन लगता है। अब ये टेटनस का इंजेक्शन क्यों लग रहा है? बिकॉज वी नो दैट द पेशेंट कुड कम इन कॉन्टैक्ट विद द टेटनस स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल, और सबसे बड़ी चीज दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल बेडशीट्स, है ना। तो इफ दे आर नॉट बीइंग स्टेरिलाइज्ड प्रॉपर्ली और क्लीन्ड प्रॉपर्ली तो पेशेंट कुड गेट कंटेमिनेटेड और इन्फेक्टेड बाय द टेटनस स्पोर्स। तो इसलिए हम लोग टीटी का इंजेक्शन देते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट है। टेटनस के जो स्पोर्स होते हैं दे लिव इन द सॉइल, सो सोर्स इज सेम,
एंड द रिजर्वॉयर इज ऑल्सो सॉइल। वेरी गुड यार, आज के लाइफ में बहुत मजा आ रहा है। अब मुझे ये बताओ कि व्हाट इज अ केस, क्लिनिकल केस ऑफ अ डिसीज। क्लिनिकल केस क्या होते हैं? व्हाट आर द क्लिनिकल केसेस? क्लिनिकल केसेस और सब क्लिनिकल केसेस में क्या डिफरेंस है? चलो आपका थोड़ा मैं इजी कर देती हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल केस? बोलिए। यस, दिस लाइव विल बी पोस्टेड ऑन माई पेज, एब्सोल्युटली मैं पोस्ट करूंगी बिकॉज दिस इज सो इंफॉर्मेटिव, सो यू शुड हैव इट। हाँ जी, जो केस इन्वेस्टिगेशन के अंडर होता है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट यार। रमनदीप ने तो मेरी तरह पूरी कम्युनिटी खाई पी हुई है। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ऐसा केस, मतलब डिसीज का केस जो आपके पास चल के क्लिनिकल्स में आए और उस पे आप डायग्नोस्टिक टेस्ट रन करो और डायग्नोसिस बनाओ, उसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल केस। एक ऐसा केस जो क्लिनिकली प्रेजेंट हुआ है, जिसके बारे में हमें पता है कि इसको डिसीज है और जिसमें साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, दैट इज अ क्लिनिकल केस। अब आप सोच के देखो ना कि अगर मुझे कोई डिसीज हुई है, उसकी वजह से मुझे पेन हो रहा है या फीवर हो रहा है या वॉमिटिंग हो रहा है, मैं तभी डॉक्टर के पास जाऊंगी ना। अगर मुझे कुछ हो ही नहीं रहा है तो मैं क्यों डॉक्टर के पास जाऊंगी अपना टाइम वेस्ट करने के लिए? तो क्लिनिकल केसेस वो केसेस होते हैं एक्चुअली जिनमें साइन एंड सिम्टम्स होते हैं एंड दे गो टू द फिजिशियन, ओके, एंड also registered nurse, they come in contact with us, we can run diagnostic test on them because we know that they are suffering from the sign and symptom of diseases। तो ऐसे केसेस को हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल केसेस। तो सब क्लिनिकल केसेस क्या होते हैं? यस, करेक्ट। सब क्लिनिकल केसेस वो केसेस होते हैं जिनमें साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते, दोज डू नॉट हैव साइन एंड सिम्टम्स। तो ऐसे केसेस हमारे पास कभी क्लिनिकल्स में प्रेजेंट होते ही नहीं है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि जो सब क्लिनिकल केसेस हैं, दे डोंट हैव एनी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिसीज, सो दे विल नेवर प्रेजेंट इन योर क्लिनिकल एरिया। वो कम्युनिटी में ही दबे हुए रह जाते हैं एंड दे आर द मेन रीजन क्यों बहुत सारी डिसीजेस को हम कभी इरेडिकेट ही नहीं कर पाते। ओके, हम इसलिए इरेडिकेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें ये कभी पता ही नहीं चलता कि उनको डिसीज है, बिकॉज दे डोंट प्रेजेंट विद द साइन एंड सिम्टम्स। कभी एक्सीडेंटली उनमें डिसीज जो है वो डायग्नोज हो जाता है। ऐसे केसेस को बोलते हैं सब क्लिनिकल केसेस। अब आप मुझे बताएंगे कि लेटेंट इन्फेक्शन क्या होता है? जी, व्हाट इज लेटेंट इन्फेक्शन? लेटेंट इन्फेक्शन लिखिए सब लोग। क्लिनिकल केस पढ़ लिए, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। सब क्लिनिकल पढ़ लिया जिसमें साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते। अब बताओ लेटेंट इन्फेक्शन क्या होता है? लेटेंट, LATENT, latent infection when no active sign and symptom present, then what is the difference between subclinical and latent? आज एक चीज बताऊं, जितने नॉन नर्सिंग बैठे हुए ना चक्कर खा के गिर रहे होंगे, सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा कि नर्सेस इस लेवल तक की क्रिटिकल थिंकिंग बिठा सकती हैं, इस लेवल तक की स्टडी नर्सिंग में होती है। भाई लोगों को नहीं पता होता, वो ऐसे सोचते हैं कि ऐसे ही नर्स बन जाते हैं। हमारे पास, क्योंकि हमें इस चीज से पता कैसे पता चलता है, मतलब इट्स नॉट बैड टू टेक द इंफॉर्मेशन, बट मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट आप +2 करके सीधा ही एनग्लेक्स दे सकते हो। नो, नहीं। अगर आप नॉन नर्सिंग होके आज की क्लास में बैठे हो ना, आपका दिमाग फट गया होगा अब तक चीजें सुन सुन के, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज अ लेवल ऑफ नर्सिंग, दिस इज व्हाट आवर बिलव्ड नर्सेज स्टडी ड्यूरिंग द 4 और 3 years ऑफ देयर डिप्लोमा और डिग्री, पता है। तो लेटेंट इन्फेक्शन क्या होती है मेरे बच्चों, फटाफट बताइए। Early phase of infection, no. Latent is in active form. Then what is subclinical? Microorganism reside in the body, put no sign and symptom, but no sign and symptoms, then this is subclinical. Latent is in an inactive form. या latent का ना एक एग्जाम्पल लिख दो, मेरे को पता चल जाएगा। पैथोजन इज नॉट प्रोलाइफरेटिंग, करेक्ट, बट गिव मी एन एग्जाम्पल, दैट विल बी बेटर। मैं एग्जाम्पल की भूखी हूँ। हाँ जी, इन्फेक्शियस एजेंट विदाउट साइन एंड सिम्टम्स, लेटेंट टीबी, हाँ सही है, हो सकता है, बट और हर्पिस, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। हर्पिस इन्फेक्शन, भाई मेरे भाई, हर्पिस इन्फेक्शन, शिंगल्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्चुअली क्या होता है कि जब किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है ना एक बारी, कई लोगों में तो खत्म हो जाता है, अगर अच्छे से ट्रीटमेंट हो गया तो इट विल बी ट्रीटेड। अब कई लोगों में क्या होता है कि ये वेरिसेला जोस्टर वायरस जो होता है वो कहीं छुप के आपकी बॉडी में बैठ जाता है।
जब आप इस पेशेंट का ब्लड सैंपल ले रहे हो, आपको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं दिखेगा, आपको कहीं वेरिसोला जोस्टर वायरस VZV कहीं पे नहीं दिखेगा। वेरिसेला जोस्टर वायरस यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर। बट जिस दिन आपके पेशेंट की इम्यूनिटी थोड़ी सी भी लो होगी तो ये ऑर्गेनिज्म ना जाने कहाँ से निकल के आपकी बॉडी के ऊपर अटैक कर देगा, एंड देन यू विल बी हैविंग शिंगल्स, है ना, मतलब आपको हर्पिस का एक्टिव इन्फेक्शन हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट इन्फेक्शन व्हेन यूजुअली द ऑर्गेनिज्म इज नॉट अटैकिंग यू, ओके। लेकिन व्हेन योर इम्यूनिटी इज लो, फ्रॉम समवेयर इट विल अराइज, इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग एंड इट विल स्टार्ट द डिसीज, ओके। सो दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट इन्फेक्शन। नाउ व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? देखिए, सबसे पहली चीज जो मेजर डिफरेंस इसमें होता है, सब क्लिनिकल केस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एक्टिवली प्रेजेंट डिवाइडिंग, जबकि लेटेंट इन्फेक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल नॉट डिवाइड, ठीक है, वो कहीं ना कहीं छुप के डॉर्मेंट फॉर्म में बैठे रहते हैं। सब क्लिनिकल केस जो होता है वो सारी दुनिया को इन्फेक्शन दे सकता है। जैसे लेट अस सपोज आई एम अ सब क्लिनिकल केस, आई डोंट हैव एनी साइन एंड सिम्टम्स, आई एम मीटिंग पीपल एंड गिविंग देम इन्फेक्शन। आपने टाइफस मैरी का नाम सुना होगा, टाइफाइड मैरी, आई थिंक उसने पता नहीं कितने 100 लोगों की डेथ कर दी बिकॉज शी वॉज वर्किंग एज अ कुक इन अ होटल, और उसको खुद टीबी था, तो जिसको रोटी बना के खिलाती थी उसको टीबी हो जाती थी, और वो नहीं टीबी नहीं टाइफाइड सॉरी, तो उसको खुद को टाइफाइड था, जिसको रोटी बना के खिलाती थी वो बंदा मर जाता था टाइफाइड से। तो टाइफस मैरी या टाइफाइड मैरी करके फेमस है वो। तो जो सब क्लिनिकल केसेस होते हैं वो दुनिया को इन्फेक्शन दे रहे होते हैं, है ना, लेकिन उनको खुद कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होता। अब जो लेटेंट इन्फेक्शन वाले हैं ना, वो किसी को इन्फेक्ट नहीं कर रहे होते क्योंकि उसमें पैथोजन डिवाइड नहीं हो रहे होते, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सब क्लिनिकल केसेस साइन एंड सिम्टम्स जो कि आपके क्लिनिकल्स में प्रेजेंट करिए, सब क्लिनिकल केसेस में साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट द पैथोजेंस आर डिवाइडिंग, दे आर प्रेजेंट इन लेबोरेटरी एग्जामिनेशंस एंड यस दे आर इन्फेक्टिंग द पीपल। जो लेटेंट इन्फेक्शन वाले होते हैं, दे डोंट हैव माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवाइडिंग इन देयर बॉडी, सो दे आर हिडन और डॉर्मेंट समवेयर। Second thing, they are not infecting any population, and whenever you are taking blood sample or any diagnostic test run कर रहे हो, you are not able to find any microorganism in their blood. So this is a major difference. भाई आज तो आप लोगों का इंटेलिजेंसी लेवल तो पूछो मत कहाँ तक चला गया है ना। और मुझे ये बताओ कि प्राइमरी केस और हाँ, पहले प्राइमरी केस बताओ क्या होता है, किसी भी इन्फेक्शन का प्राइमरी केस क्या होता है, बोलिए। ये पता नहीं मैं कितने साल के बाद ये छू रही हूँ ना किताब, ये वाली मेरी किताब देखनी है जिससे मैं ये टीच करती हूँ। ये देखो, हाल देख लो किताब का, ये देखो, ये किताब ना शो करती है कि जब आपकी किताब ऐसी हो जाए ना तो समझ लो आपने बहुत पढ़ा है उसको। ये देखो, इसमें सारा कुछ है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज एंड इन्फेक्शन, देन एपिडेमियोलॉजी है, कम्युनिकेबल डिसीज, मतलब जो सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन की हमारी के पार्क की किताब थी ना, वहाँ से डिराइव्ड है ये बुक जी। हाँ जी बोलिए। या मोस्टली रीड, बहुत बुरी तरीके से। आई लव रीडिंग, आई लव बुक्स। मुझे ये चीज़ बताइए कि प्राइमरी और इंडेक्स बोल दिया ना मैंने, प्राइमरी केस क्या होता है, बोलिए। जी जी जी, प्राइमरी केस, फर्स्ट केस कम्युनिटी में, या फर्स्ट केस कम्युनिटी में जो इन्फेक्शन लेके आता है, जैसे कि कोरोना का फर्स्ट केस जो आया होगा, दैट इज अ प्राइमरी केस। और उससे जो केस अराइव होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी केस से जो केसेस अराइज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बोलिए। इंडेक्स केसेस, मेरे मुंह से पहले निकल गया था, दैट इज नो सेकंड केस नहीं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी केसेस भी इंडेक्स केस। द फर्स्ट ओके सॉरी सेकेंडरी केसेस ही होते हैं। इंडेक्स केस वो होता है जो कि इन्वेस्टिगेटर के ध्यान में आता है। भाई बहुत इंटेलिजेंट बच्चे बैठे, बड़े ध्यान से बोलना पड़ता है, सॉरी माई बैड। सेकेंडरी केसेस ही होते हैं जो कि प्राइमरी केसेस से अराइव होते हैं, और इंडेक्स केस वो केस होता है जो कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेटर की नजरों में आता है। अब प्राइमरी केस इंडेक्स केस हो सकता है, ओके, लेकिन हर इंडेक्स केस प्राइमरी हो ये जरूरी नहीं है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल जो कोरोना का फर्स्ट केस आया था प्राइमरी केस, हो सकता है वो हमें मिला ही ना हो, ठीक है। हमें जो फर्स्ट टाइम केस मिला उसको इंडेक्स केस बोलेंगे, हो सकता है वो सेकेंडरी केस हो। तो प्राइमरी केस वो जो फर्स्ट टाइम कम्युनिटी में इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस करता है, और इंडेक्स केस वो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट टाइम आता है, और सेकेंडरी जो प्राइमरी से अराइज होते हैं, ठीक है। अब यहां तक समझ आ गया है, तो मुझे ये बताओ कि सेकेंडरी अटैक रेट क्या होता है।
सेकेंडरी अटैक रेट क्या होता है? बोलिए, उतनी देर में चार्जर लगा लेते हैं लैपटॉप का। बताइए बताइए, सेकेंडरी अटैक रेट। अगर ये तुम्हें पता है ना, मेरे स्टूडेंट्स को पता होगा 100%। आपकी स्पेशल क्लास में टॉपिक पढ़ाते हैं आपको ये वाला, पर दूसरे स्टूडेंट्स का पता करते हैं ना, कम्युनिटी वाला। रमनदीप कहाँ बैठी है ये जो यूट्यूब पे कमेंट कर रही है? रमनदीप बताओ बेटा, सेकेंडरी अटैक रेट क्या होता है? पता होगा, आपकी कम्युनिटी टीचर को नाज होगा आज आप पे, क्योंकि आप सारे आंसर दे रहे हो। ये कम्युनिटी में पढ़ते हैं बेटा हम सब लोग। हाँ जी, बोलिए बोलिए, व्हाट इज सेकेंडरी अटैक रेट? नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सन डिवाइडिंग विद इन द रेंज, मतलब डिसीज स्प्रेड इन फैमिली ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। हाँ, काइंड ऑफ। एक्चुअली क्या होता है कि मैं हिंदी इसलिए बोलती हूँ मेरे भाई, क्योंकि मेरे यहाँ पे गुजराती भी बैठे हुए हैं, उनको पंजाबी समझ नहीं आएगी। एंड दिस इज द लैंग्वेज जो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती है, बिकॉज आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एंड दैट इज PGI MER चंडीगढ़। वहाँ पे ऐसी आदत पड़ी है। मैनू पंजाबी भी बहुत वधिया आती है, आई कैन टॉक इन पंजाबी, मैं इंग्लिश भी गल कर सकती हाँ, मैनू तिन्ने लैंग्वेजेस आती हैं। बट द थिंग इज, सिंस आई हैव द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया इन माई क्लास, सो दिस इज माई कॉमन लैंग्वेज। एंड एज अ टीचर ना, मैं थोड़ी सी ऐसे बन गई हूँ कि हिंदी में मुझे टीच करना बहुत कंफर्टेबल लगता है, मैनू पंजाबी भी टीच करना बहुत कंफर्टेबल लगता है, बट हिंदी इज मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल लेवल मुझे फील होता है। हाँ जी, तो बताइए जी, सेकेंडरी अटैक रेट। ये रमन एक लड़की है जिसने सही बताया, मैं आपको बता देती हूँ। लेट अस सपोज हम ना एक कमरे में बैठे हैं और वहां पे 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 10 कुर्सियां लगी हुई हैं, 10 स्टूडेंट है, एक टीचर बैठा है, 11 हो गए टोटल, ठीक है। अब टीचर आया कमरे के अंदर, उसको चिकन पॉक्स है, ठीक है। उसने आया, सारे बच्चों की क्लास ली और ड्रॉपलेट फेंके, क्योंकि ड्रॉपलेट तो निकलती है व्हेन यू आर टीचिंग, यू आर टॉकिंग, स्पिटिंग होती है थोड़ी बहुत। अब ये ड्रॉपलेट्स जो थे इन्फेक्टेड थे, ये सारे बच्चों को इन्फेक्शन मिल गया, है ना। 10 बच्चे थे, याद रखना, और 11वां टीचर। अब मुझे ये चीज बताओ, मतलब मैं ही आपको समझा रही हूँ, ये जो 10 बच्चे हैं, आउट ऑफ दीज 10, मतलब कितने लोग आपको लगता है कि इन्फेक्शन को ले लेंगे, मतलब कितने लोग डिसीज जो है वो बनाएंगे? इन्फेक्टेड तो सारे हो गए, कितने लोगों में कन्वर्ट होगी ये डिसीज में? कितना सेकेंडरी अटैक रेट होता है इसका, अपना चिकन पॉक्स का? बोलिए जी। अगर 10 लोग बैठे हुए हैं तो मेरे अकॉर्डिंगली आउट ऑफ 10, इफ नो बडी इज इम्यूनाइज्ड, आउट ऑफ 10 कम से कम, ये इसका इतनी वायरुलेंट ये डिसीज है चिकन पॉक्स, आउट ऑफ 10 9 तो करेंगे, इसको गेट करेंगे। बट जो इन्फेक्शन का डिसीज तक कन्वर्जन होता है वो काफी सारी चीजों पे डिपेंड करता है ना। सबसे पहले वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने खाना खाया था कि नहीं, योर न्यूट्रिशन। दूसरा इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। तीसरा इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपके जीन्स कितने स्ट्रांग है ऐसे चीजों के साथ लड़ने के लिए। चौथी चीज, आप स्ट्रेस ले रहे हो कि नहीं, कोई को एग्जिस्टिंग कंडीशन तो नहीं है, क्या ये डिसीज पहले हुई थी कि नहीं, और उसकी इम्यूनिटी आपकी बॉडी में ऑलरेडी है कि नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि इन्फेक्शन आपकी बॉडी में डिसीज में बदल पाएगी कि नहीं, ठीक है। पहली बात तो ये। अब अगर 10 लोग बैठे हुए थे तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आउट ऑफ 10 9 पीपल विल डिवेलप द डिसीज, तो मैं ये चीज बोलूंगी कि चिकन पॉक्स का सेकेंडरी अटैक रेट 90% है, विच इज टू हाई, ठीक है। सेकेंडरी रेट अटैक रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ एक्सपोज्ड पर्संस, मतलब जितने नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सन डिवेलपिंग द डिसीज विद इन द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दैट डिसीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपोज्ड पर्संस, है ना। तो नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सन जिन्होंने डिसीज को डेवलप किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपोज्ड पर्संस मल्टीप्लाइड बाय 100। अब अगर 9 लोगों ने डिसीज जो है उसको किया, मतलब अडेप्ट किया या उनको डिसीज हो गई है, तो 9 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, और आपके पास फिर परसेंटेज में आ जाता है सेकेंडरी अटैक रेट, ओके। अब किसी भी डिसीज का जो सेकेंडरी अटैक रेट है उसको कैलकुलेट करते हुए एक चीज याद रखना,
हमेशा इंक्यूबेशन पीरियड के अंडर ही वो डिसीज होनी चाहिए। अगर वो डिसीज इंक्यूबेशन पीरियड के अंडर नहीं हो के उसके बाद में होती है तो मतलब इस एक्सपोजर से वो डिसीज नहीं हुई है, वो कभी बाद में ली है ना। तो बेसिकली ये है कि ये कौन है ये घटिया सा, तेरे को ये नहीं पता कि मैं कितनी स्ट्रिक्ट टीचर भी हूँ। एक कान खींचूंगी ना, कान अलग कर दूंगी, ठीक है। ऐसे कमेंट यहाँ पे आके मत लिखना, भाग चल यहाँ से, नहीं तो मेरे को ईसोफेजो, क्या इसको बोलते हैं, ईसोफेजो गैस्ट्रोडुडेनोस्कोपी के स्पेलिंग यहाँ पे लिख के दिखा, नहीं तो भाग यहाँ से, खुद। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी अटैक रेट की, तो सेकेंडरी अटैक रेट में हमेशा याद रखो कि ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड ही आपने डिसीज को लेना है। और कभी आपने ये सोचा है कि WHO यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल कैसे बनाता है? WHO यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल कैसे बनाता है, कभी सोचा है आपने? बोलिए। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल बनाने के लिए हर एक डिसीज का सेकेंडरी अटैक रेट देखा जाता है। ये देखा जाता है कि अगर किसी भी डिसीज का सेकेंडरी अटैक रेट 90% से ऊपर है ना, आप देखना कभी भी, आज आप यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल खोलो बच्चों घर जाके और देखो उनमें से कौन कौन सी डिसीजेज हैं, और इंटरनेट पे जाके टाइप करो कि उन डिसीजेज का सेकेंडरी अटैक रेट कितना है, ठीक है। जिन भी डिसीजेस का सेकेंडरी अटैक रेट यूजुअली 80 to 90% से ज्यादा होता है ना, उन्हीं डिसीजेस को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में रखा जाता है। पता है आपको इस चीज का? जी, उन्हीं डिसीजेस को रखा जाता है। तो सेकेंडरी अटैक रेट इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद आज से पहले आपको पता भी नहीं थी। ओके, तो ये चीजें बेटा पता होनी चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा आज? हमने सबसे पहले पढ़ा इन्फेक्शन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा डिसीज क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कंटेमिनेशन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा इन्फेस्टेशन क्या होता है। देन वी हैड रेड अबाउट एपिडेमियोलॉजी, वी हैड रेड अबाउट एंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक, स्पोरेडिक, पैंडेमिक। उसके बाद पैथोजेनिसिटी, वायरुलेंस, सोर्स एंड रिजर्वॉयर ऑफ द डिसीज, क्लिनिकल केस, सब क्लिनिकल केस, लेटेंट इन्फेक्शन, प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस, इंडेक्स केस, और हब हम पढ़ रहे थे सेकेंडरी अटैक रेट, ठीक है। तो बेसिकली आपने एक चीज नोट करी, आपने नोट करी होगी, मे भी पता नहीं, आप बाद में लेक्चर देख लेना। आई बेयरली लुक एट एनी रिसोर्स वाइल टीचिंग यू। ये सब कुछ कहाँ है? यहाँ पे। पता क्यों है? बिकॉज आई लव टीचिंग, टीचिंग इज माई पैशन। और जब आप हमारी क्लासेस में आते हो ना, आई टीच द सेम वे, ओके, एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, यहाँ से भी ज़्यादा। पता क्यों? बिकॉज पीपल आर टॉकिंग, people are responding. I could see their face expressions. आओ यार क्लासेस ज्वाइन करो। मैं हमेशा शुरू से बोलती हूँ, जो MSc टीचर, ये कोई म्यूजिक फील्ड नहीं है जिसमें एक्सपीरियंस मैटर नहीं करेगा, जिसमें क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करेगी। ये भाई एजुकेशन फील्ड है, इसमें क्वालिफिकेशन शुरू से मैटर करती रही है, करती रहेगी, हमेशा ही करती रहेगी, कर रही है और करती भी रहेगी। ये एजुकेशन फील्ड है, इसमें टीचर का एक्सपीरियंस मैटर करता था, मैटर करता है और मैटर करता ही रहेगा। ये एजुकेशन फील्ड है, इसमें पैशन ही चलेगा। अगर पढ़ाना इजी नहीं होता है, गला दुख जाता है, सामने वाले इंसान को नहीं समझ आ रहा, तो जब तक मैं उसको समझा नहीं लेती हूँ, मैं लेक्चर नहीं छोड़ सकती हूँ। इट्स नॉट इजी, मजाक नहीं है टीचिंग। मैंने अपनी जिंदगी का 1 क्वार्टर इसी चीज में निकाल दिया। 15 साल से टीच कर रही हूं मैं लोगों को, ठीक है। एंड सीरियसली आप सब लोग 15 जून को जरूर आइए और क्लासेस जरूर ज्वाइन करिए। क्लासेस की फीस वगैरह भी डाल दो टीम। 1499 1499 99 बोलते हैं हिंदी में, 1499, मेरी पंजाबी बीच बीच में निकल जाती है। तो 1499 कैनेडियन डॉलर्स में आपको क्लास मिल रही है 4 मंथ्स की। ऐप का एक्सेस भी मिल रहा है, 4 मंथ्स की क्लासेस मिल रही हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, इससे भी बहुत बेटर होती हैं, क्योंकि पता है लाइव में तो किसी का फेस दिखता नहीं है, अपना ही दिखता है। और 2 से 2.5 घंटे क्लास रोज होती है। और जब आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, हम लोग सैटरडे की क्लास भी लेते हैं। 15 जून को सबसे पहले यार लिखो कौन कौन आएगा 15 जून को, प्लीज 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 एवरीबडी प्लीज राइट। 15 जून को कौन कौन आएगा मुझे मिलने? आई वॉन्ट टू मीट यू ऑल नर्सेज, ठीक है। मैंने यार
अगर आपको मेरे बैकग्राउंड का पता नहीं है ना, आई हैव डन अ लॉट फॉर नर्सिंग. आई वॉज अ नर्सिंग लीडर ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन टाइम. आई हैड डन द बिगेस्ट स्ट्राइक इन द हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन 2009. आप हिस्ट्री उठा के देख लेना. अगर आपको नहीं पता, गो टू राजेंद्र हॉस्पिटल, दे विल टेल यू. आज तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नर्सेज को 4,000 रुपया महीना स्टाइपेंड मिलता है. 2009 में 4,000 बहुत था. उसके बाद उनके एफर्ट्स थे इंक्रीज करना है कि नहीं. बट आई हैड स्टार्टेड एटलीस्ट. उस टाइम पे मेरा करियर खत्म हो सकता था. एवरीबडी कुड हैव बीन फिनिश्ड, बट आई डिडंट केयर बिकॉज आई लव नर्सेज, आई लव नर्सिंग. प्लीज जो जो ब्रैम्पटन में है, प्लीज टाइप करो ताकि मुझे और कॉन्फिडेंस आए आप सब लोगों की हेल्प करने में. प्लीज सब लोग लिखो कौन कौन आएंगे. 50 सनी मेडो बुलेवार्ड, 50 सनी मेडो बुलेवार्ड. ओके, ये है ब्रैम्पटन में, सिविक हॉस्पिटल के बिल्कुल पास है. और पार्किंग में हम काफी अच्छा फंक्शन करने वाले हैं उस दिन. नर्सेज प्लीज गिव अस अ शाउट आउट. सब नर्सेज आओ यार, दिखाते हैं कम्युनिटी को. नर्सेज आर वेरी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर, दे सपोर्ट ईच अदर. ये बिल्कुल हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जी. प्लीज जितने भी ब्रैम्पटन में लोग हैं जरूर आना. डजेंट मैटर आप नर्सिंग में हो, आप नर्सिंग में आना चाहते हो, आप फिर भी आना. ओके, या प्लीज नवी आई विल वेट फॉर यू. सिद्धू नव, आई नो यू आर माई बेस्ट स्टूडेंट. प्लीज 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 जो भी प्लीज, अगर आप ब्रैम्पटन में हो, टोरंटो में हो, अगर आप कनाडा में कहीं पे भी हो, यू आर विजिटिंग ब्रैम्पटन नियर अबाउट 15 जून, प्लीज प्लीज आ जाओ. और इंडिया वालों के लिए भी जल्दी कुछ करूंगी. 100% वादा इस साल करूंगी. आऊंगी, फ्री सेमिनार करूंगी और देखूंगी इंडिया वाले कितने सपोर्ट करते हैं. ठीक है. और यहाँ पे भी फ्री है, मतलब आपका फूड फ्री है, मतलब मस्ती सब. मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, मतलब कि आपका वेलकम है सब लोगों का. आपके लिए हम लोग होस्ट कर रहे हैं एक पार्टी. तो मैं चाहती हूँ कि नर्सेज आए, फूड इंजॉय करें, म्यूजिक इंजॉय करें. और काफी बढ़िया वाली पर्सनालिटीज को हम लोग बुला रहे हैं, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज को हम लोग बुला रहे हैं. तो लेट देम सी कि नर्सेज और जितने मेरे विनर्स हैं, बिल्कुल नाइग्रा से भी आए, और जितने मेरे विनर्स हैं उन सब लोगों को ट्रॉफी दिलवाएंगे फ्रॉम द लीडर्स ऑफ कनाडा. प्लीज कम ऑन दैट डे. ओके, बिल्कुल जी. सब अगर ऑलरेडी आप ट्रॉफी ले भी गए हो ना, फिर भी आओ आप. जितने भी विनर्स हैं, जो मेरे क्लास के बच्चे हैं, जो मेरे क्लास के बच्चे नहीं हैं, आप नर्सेज हैं, आप नर्सेज नहीं हैं, वेलकम, आइए प्लीज. ओके, बिल्कुल चंडीगढ़ में आएंगे यार, जरूर आएंगे. मैं इस साल आऊंगी पक्का. बस एक बारी मुझे सब लोग ना एक हर्ट का जेस्चर बनाओ और भेजो, सो दैट आई कैन सी हाउ मच यू लव मी. एंड ऑल्सो मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को कितना समझ आया आज क्लास में, सो दैट आई कैन डू दिस काइंड ऑफ लाइव. अभी तो पढ़ा है ये चैप्टर, आधा हुआ है, आधा अगली बारी करेंगे, लेकिन मैं तब भी करूंगी अगर आप लोग send me the hurt, so that I can see that you love me and you want the life like this every weekend. Yeah, it's not easy to leave your kids behind on weekend and taking the life, but yes, I will do it because I love you all as well. Please, thank you so much. ये है हमारी नर्सेज जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं. ये है असली नर्सिंग जो कि बहुत ज़्यादा लव स्प्रेड करती है. ये नर्सेज हैं हमारी जो कि हमेशा ये दिखाती हैं कि नर्सिंग इज़ अ प्रोफेशन ऑफ लव, कॉम्पैशन, केयर. लेकिन अपनी केयर भी तो ज़रूरी है ना. थोड़ा अपने आप को भी तो पैम्पर करना ज़रूरी होता है. अपने आप को भी तो थोड़ा इनकरेज करना ज़रूरी होता है ना. हरियाणा में भी आएंगे यार, बहुत जगह से लोग बोल रहे हैं, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़. क्या बात है. मतलब ऊपर वाले ने तो क्या बातें ही करके रखी हैं. मज़ा ही बहुत आता है आप सब लोगों से मिलके. वेरी गुड. बिल्कुल आएंगे जी. और प्लीज़ ब्रैम्पटन वाले निराश मत करना. ये देखो इंडिया वाले कितना कर रहे हैं कि हम होते तो ज़रूर आते. तो ये दिखाना है हमने कि कनाडा में आके भी हमारे दिल चेंज नहीं होते हैं. वी सपोर्ट नर्सेज. ओके, तो प्लीज़ ज़रूर आना. ओके जी, थैंक यू सो मच. आज का लाइव बहुत बढ़िया रहा. अगेन 15 जून को मिलते हैं, जरूर आना. और मैं ना पोस्टर डाल दूंगी अभी. प्लीज उस पोस्टर को सब लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करना. लेट अस स्प्रेड लव एंड लेट अस स्प्रेड दिस मैसेज. अरे भाई, एक नर्स कुछ कर रही है. नर्सिंग को हमेशा लोगों ने डिग्रेड किया है. एक नर्स कुछ कर रही है, अपनी देसी नर्स कर रही है यार. कम ऑन, शो योर सपोर्ट यार, कि देसी नर्सेज सपोर्ट करती हैं. दे कैन अचीव द हाइट्स. लेट अस डू इट. ओके जी, थैंक यू सो मच. और देखते हैं अपने देसी लोग कितना सपोर्ट करते हैं. Okay,
थैंक यू सो मच। और मैं टीम को अभी रिक्वेस्ट करूंगी कि आ जाएं, लाइव फिनिश हो रहा है और ये मैं ना अपलोड कर दूंगी, या दिस लाइव सेशन विल बी अपलोडेड, इसको शेयर कर देना। और प्लीज जो पोस्टर मैं डालूंगी उसको भी शेयर कर देना। आई नीड द सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, आपकी सपोर्ट के साथ ही खड़े हैं यार, प्लीज। थैंक यू सो मच। ये टिकटॉक का आप कर देना बंद।